नमस्कार साथियों। दून पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो पहला सवाल वो आपके सामने है। पहला सवाल कह रहा है कि नीति आयोग के सीईओ बीवी सुब्रमण्यम के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था विश्व में कौन सी बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो जो नीति आयोग के सीईओ है उनके अनुसार जो भारत की जो सबसे चौथे नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो पूरे विश्व में जो सबसे बड़ी इकोनॉमी है ये आपकी यूएसए की है। और दूसरे नंबर की सबसे बड़ी इकोनॉमी आपकी चाइना की है। थर्ड नंबर पर सबसे बड़ी इकोनॉमी आपकी जर्मनी की है। और चौथे नंबर की सबसे बड़ी इकोनॉमी भारत की है। और पांचवें नंबर की सबसे बड़ी इकोनॉमी आपकी जापान की है। और छठे नंबर की सबसे बड़ी इकोनॉमी आपकी ब्रिटेन की है। तो कई बार इनकी क्रोनोलॉजी पूछ लेते हैं कि सबसे बड़ी इकोनॉमी किसकी है, तो यूएसए की भारत का चौथा स्थान है। और अभी हाल ही में भारत ने कुछ समय पहले जापान को पीछे छोड़कर भारत चौथी नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी थी। और जापान आपकी पांचवें नंबर की अर्थव्यवस्था पे चली गई है। तो इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अर्थव्यवस्था का सकल घरेलू उत्पाद भारत की जीडीपी से अधिक होगा। तो जो जर्मनी है ये विश्व के तीसरे नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। और इनकी जो जीडीपी है भारत की जीडीपी से अधिक है। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो जापान है ये आपकी पांचवें नंबर की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। और ब्रिटेन आपकी छठे नंबर की सबसे बड़ी इकोनॉमी है जीडीपी के मामले में। और फ्रांस आपके सातवें नंबर की सबसे बड़ी जीडीपी वाली अर्थव्यवस्था है। और भारत का आपका चौथा स्थान है। तो इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि जर्मनी की इकोनॉमी आपके भारत की इकोनॉमी से बड़ी है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि पूर्वोत्तर राज्यों में निवेश को बढ़ावा देने के लिए राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट का आयोजन किस शहर में किया गया था। तो जो पूर्वी राज्य हैं, उनको इन क्षेत्रों में इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए जो नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट की गई थी, या इसका आयोजन आपके भारत की राजधानी नई दिल्ली में किया गया था। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और ईटानगर आपके अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। दिसपुर आपके असम की राजधानी है। और कोहिमा आपके मणिपुर की राजधानी है। इस वजह से ए ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए लाडली बहना सशक्तिकरण योजना किस राज्य में विगत 2 वर्षों से संचालित है। तो जो लाडली बहना योजना है ये आपकी मध्य प्रदेश सरकार की योजना है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या के मामले में। और राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और बिहार दूसरे नंबर का सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या के मामले में। और बिहार को 1912 में अलग राज्य बनाया गया था। तो इसमें जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय नौसेना में मई 2025 में शामिल किया गया नौवहन पोत आईएनएस आईएनएसवी कौंडिन्य किस देश में निर्मित है। तो जो आईएनएस आईएनएसवी जो कौंडिन्य है इसका जो निर्माण किया गया था ये आपके भारत के द्वारा किया गया था। और ये भारतीय नौसेना में इसको शामिल किया गया है। तो इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में सार्वजनिक क्षेत्र के निम्नलिखित में से किस बैंक के शुद्ध लाभ में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है। तो 2024-25 के वित्तीय वर्ष में जो सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक है इसमें जो सबसे ज़्यादा शुद्ध लाभ में जो वृद्धि देखी गई थी ये आपके पंजाब नेशनल बैंक में देखी गई थी। इसमें 102% की वृद्धि देखी गई थी। और जो दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ देखी गई थी या सबसे ज़्यादा वृद्धि देखी गई थी ये आपके पंजाब एंड सिंध बैंक में देखी गई थी। और इसमें आपके 71% की वृद्धि देखी गई थी। और जो भारतीय स्टेट बैंक है इसकी स्थापना आपके 1955 में की गई थी। और इसका जो मुख्यालय है ये आपकी भारत की जो वित्तीय राजधानी है मुंबई, वहाँ पे इसका मुख्यालय है। तो इसमें जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि सार्वजनिक क्षेत्र के किस बैंक का शुद्ध लाभ 2024-25 में सर्वाधिक रहा है। तो सार्वजनिक क्षेत्र का जो सबसे बड़ा बैंक है भारतीय स्टेट बैंक, इसका 2024-25 में सर्वाधिक शुद्ध लाभ हुआ है। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो बैंक ऑफ बड़ौदा है इसका दूसरा सर्वाधिक जो लाभ हुआ है ये आपके बैंक ऑफ बड़ौदा का सबसे ज़्यादा शुद्ध लाभ प्राप्त हुआ है 2024-25 में। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और अगर आपके ये ध्यान रखना कि अगर वृद्धि की बात करें तो पंजाब नेशनल बैंक ध्यान रखना। और शुद्ध लाभ की बात करें तो इस भारतीय स्टेट बैंक का नाम ध्यान रखना। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र के किस बैंक ने 2024-25 में घाटा अर्जित किया है। तो जो यूको बैंक है ये आपके घाटे में नहीं था, ये आपके प्लस में रहा था। इंडियन बैंक भी आपके प्लस में रहा था। बैंक ऑफ महाराष्ट्र भी आपके प्लस में रहा था। तो किसी भी बैंक में इसमें आपके घाटा अर्जित नहीं किया था। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि सारे के सारे बैंक आपके प्रॉफिट में रहे थे।
अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के संबंध में सरकार द्वारा अपनाई गई 4R रणनीति का उद्देश्य क्या है? तो जो 4R जो रणनीति का जो उद्देश्य है, ये आपके एनपीए को कम करना है। अब बैंकों के गैर निष्पादन परिसंपत्तियों को घटाना है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो 4R है ये आपका रिकॉग्निशन की बात करता है, रेजोल्यूशन की बात करता है, रिकैपिटलाइजेशन की बात करता है और रिफॉर्म की बात करता है। तो ये आपके हो सकता है कि 4R ना पूछ के ये 4R इनके पूरा नाम पूछ ले। तो रिकॉग्निशन, रेजोल्यूशन, रिकैपिटलाइजेशन और रिफॉर्म की बात करता है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि देश में सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्य बैंकों की कुल संख्या अब कितनी है? तो जो वाणिज्य बैंकों की जो सार्वजनिक क्षेत्र के जो वाणिज्य बैंक है ये वर्तमान में भारत में कुल 12 बैंक हैं। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि देश के विभिन्न राज्यों में कार्यरत क्षेत्र ग्रामीण बैंकों की कुल संख्या कितनी है, अब कितनी है? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या 43 से घटकर आपके वर्तमान में 28 रह गई है। तो इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी आपकी 1975 में की गई थी। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कहता है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए रिकॉर्ड लाभांश भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकार को दे दिया, ये राशि कितनी है? तो भारतीय रिजर्व बैंक ने आपके जो उनका जो लाभांश है ये सरकार को ट्रांसफर कर दिया गया है। और ये आपके 2.68 लाख करोड़ ट्रांसफर किया गया है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एल्यूमिनियम अयस्क उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो एल्यूमिनियम अयस्क उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। और पहले नंबर पर आपका चाइना है। तो इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और लो अयस्क के मामले में भारत का चौथा स्थान आता है पूरे विश्व में। तो एल्युमिनियम अयस्क में दूसरा और लो अयस्क में चौथा। और एल्युमिनियम में पहला स्थान आपके चाइना का आता है। तो बी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का निम्नलिखित में से कौन सा पोर्ट डीप वाटर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है? तो जो केरल का जो बिंजी जम पोर्ट है ये आपके डीप वाटर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो कांडला बंदरगाह है ये आपके गुजरात में स्थित है। टुटिकोरिन जो बंदरगाह है ये आपके तमिलनाडु में स्थित है। और जो मार्मुगाओ जो बंदरगाह है ये आपके गोवा में स्थित है। और जो बिंजी जम बंदरगाह है ये आपके केरल में स्थित है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चीनी सत्र 2024-25 के लिए गन्ने का उचित एवं लाभकारी मूल्य कितने रुपए प्रति क्विंटल सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है? तो चीनी सत्र के दौरान 2024-25 में जो गन्ने का जो उचित और लाभकारी मूल्य डिसाइड किया गया है ये आपके 355 प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस सामाजिक सुरक्षा योजना को लागू हुए 10 वर्ष पूरे हो गए हैं 2025 में? तो जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत हुई थी आपके 2015 में हुई थी। और अटल पेंशन योजना की शुरुआत भी आपके 2015 में ही हुई थी। और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की शुरुआत भी आपके 2015 में हुई थी। और इन तीनों योजना की शुरुआत जो हुई थी आपके 9 मई 2015 को आपके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई थी। तो इसमें तीनों योजनाएं जो है ये आपके 2015 में शुरू हुई थी और इसके तीनों के 10 साल पूरे हो गए हैं। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है इसमें आपके 2 लाख का जीवन बीमा मिलता है आपको। और इसमें जो प्रीमियम राशि रहती है आपकी 436 रुपये रहती है। और इसमें आपके 18 से 50 साल के एज के जो लोग रहते हैं इस योजना का या इस सुरक्षा बीमा योजना का लाभ उठा सकते हैं। और इसमें किसी भी कारण से अगर मृत्यु हो जाती है तो 2 लाख का जीवन बीमा मिलता है। जो अटल पेंशन योजना है ये आपकी एक तरह की पेंशन योजना है। और इसमें आपके 18 से 40 साल के लोग शामिल हो सकते हैं या इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। और इसमें जो प्रीमियम राशि रहती है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी प्रीमियम राशि करते हैं। और जिस हिसाब से आप प्रीमियम राशि जमा करोगे उस हिसाब से आपको 60 साल के बाद आपको पेंशन मिलेगी।
जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है, ये भी आपके, इसमें भी आपके 2 लाख का जीवन बीमा मिलता है। और इसमें आपकी जो एज का जो क्राइटेरिया रहता है, ये आपके 18 से 70 साल तक रहता है। और इसमें जो प्रीमियम राशि रहती है बहुत कम रहती है, 20 रुपये साल में आपको मात्र 20 रुपये प्रीमियम राशि देनी होती है। और इस योजना का भी आप लाभ उठा सकते हैं। लेकिन इसमें जो एक्सीडेंट वगैरह जो केस होते हैं, इसमें ये राशि रहती है। इसमें किसी भी कारण से जो अगर मृत्यु हो जाती है तो उसमें ऐसा नहीं रहता है। लेकिन प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में किसी भी कारण से अगर मृत्यु हो जाती है तो उसमें 2 लाख का बीमा मिलता है। तो इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत नियमित रूप से प्रीमियम चुकाने वाले ग्राहक को कितने रुपए का जीवन बीमा कवच प्राप्त होता है। तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत आपके 2 लाख का जीवन बीमा मिलता है। और इसमें आपको मात्र 20 रुपए की प्रीमियम राशि देके इसका लाभ आप उठा सकते हैं। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा के वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार बीते वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत में एफडीआई कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, पूर्व वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई है। तो 2024-25 के आंकड़ों के अनुसार भारत में जो पिछले साल की तुलना में जो वृद्धि देखी गई है, आपकी 14% की वृद्धि देखी गई है इस एफडीआई में। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कहता है कि 2024-25 में देश में इक्विटी एफडीआई सर्वाधिक किस क्षेत्र में रहा है। तो 2024-25 में जो इक्विटी एफडीआई जो सर्वाधिक रहा है, ये आपके सेवा क्षेत्र में रहा है। और ये आपके 19% के आसपास सेवा क्षेत्र में रहा है। और दूसरे नंबर सबसे ज़्यादा जो इक्विटी एफडीआई आई है, ये आपकी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में आई है। इसमें आपका 16% के आसपास आई है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बीते वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत में इक्विटी एफडीआई का इनफ्लो किस राज्य में सर्वाधिक रहा है। तो 2024-25 में जो भारत में सबसे ज़्यादा जो एफडीआई आई है, ये आपके महाराष्ट्र में आई है। और इसमें आपके 34, जो भारत की जो टोटल एफडीआई, इसमें 34% एफडीआई जो है आपके महाराष्ट्र में आई है। और दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा जो एफडीआई आई है, ये आपके कर्नाटक राज्य में आई है। और कर्नाटक में आपके 13% के आसपास एफडीआई आई है। और तीसरे नंबर सबसे ज़्यादा एफडीआई आई है आपके दिल्ली में आई है। और चौथे नंबर पर सबसे ज़्यादा आपके गुजरात में। और पाँचवें नंबर सबसे ज़्यादा एफडीआई आपके तमिलनाडु में आई है। तो जो एफडीआई का जो इनफ्लो है, सबसे ज़्यादा आप ध्यान रखना महाराष्ट्र में, दूसरे नंबर पे कर्नाटक, तीसरे में दिल्ली, चौथे पे गुजरात, पाँचवें पे आपका तमिलनाडु है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस देश में सर्वाधिक इक्विटी एफडीआई 2024-25 में भारत में ने प्राप्त किया है। तो भारत को जो सबसे ज़्यादा जो एफडीआई मिली है, ये आपके सिंगापुर से मिली है। और जो कुल जो टोटल एफडीआई, इसमें 30% जो एफडीआई आपके सिंगापुर से आई है। और दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा जो एफडीआई आती है भारत में, ये आपके मॉरिशस से आती है। और इस मॉरिशस में आपके 17% के आसपास आती है। और तीसरे नंबर सबसे ज़्यादा जो एफडीआई आती है आपके अमेरिका से आती है। और अमेरिका में आपके 11% के आसपास एफडीआई आती है। तो ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा सिंगापुर में, दूसरे नंबर पर मॉरिशस, तीसरे नंबर पर आपका यूएसए का नंबर आता है। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2024-25 में लगभग कितने देशों से एफडीआई भारत को प्राप्त हुआ है। तो 2024-25 में भारत को 112 देशों से एफडीआई प्राप्त हुआ है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लघु औद्योगिक इकाई इसे कहा जाता है जिसमें प्लांट और मशीनरी में निवेश डैश डैश से अधिक न हो। तो लघु उद्योग ऐसे उद्योगों को कहा जाता है जिसमें आपके मशीनों में, प्लांट में आपके 25 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट किया जाता है। तो ऐसे उद्योगों को आप लघु उद्योग की कैटेगरी में रखा जाता है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक निम्नलिखित में से किस समूह के देशों द्वारा स्थापित किया गया था, स्थापित एक विकास बैंक है। तो जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है, ये आपका एक विकास बैंक है। और इसकी स्थापना आपके 2014 में की गई थी। और इसकी स्थापना आपके ब्रिक्स जो देशों का जो समूह है या ग्रुप है, उसके द्वारा इसकी न्यू डेवलपमेंट की स्थापना की गई थी। इस वजह से जो सी ऑप्शन, सॉरी, बी ऑप्शन जो होगा ये आपका सही आंसर होगा। और ये ध्यान रखना, न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो मुख्यालय है, ये आपके चाइना की शंघाई में स्थित है। और 2014 में इसको स्थापित किया गया था। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो बिम्स्टेक है, इसकी स्थापना आपकी 1997 में की गई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर है आपके बांग्लादेश की जो राजधानी है ढाका, आप वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। जो आसियान है, ये इसकी स्थापना आपकी 1967 में बैंकॉक में की गई थी।
और जो इंडोनेशिया की जो राजधानी है जकार्ता, वहाँ पे आसियान का हेडक्वार्टर या मुख्यालय है। जो राष्ट्रमंडल या कॉमनवेल्थ है, ये आपकी इसकी स्थापना आपके 1949 में की गई थी, और ये आपके इसका जो हेडक्वार्टर या मुख्यालय ये आपके लंदन में है। तो इसमें जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट निम्नलिखित में किसका प्रकाशन है। तो जो वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स जो रिपोर्ट है ये आपके संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा प्रकाशित की जाती है। तो इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, इसकी स्थापना आपके 1945 में की गई थी, और इसकी स्थापना आपके ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में इसकी स्थापना की गई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, ये आपके यूएसए की वाशिंगटन डीसी में स्थित है। और जो वर्ल्ड बैंक है, इसकी स्थापना भी आपके 1944 में की गई थी, और इसका मुख्यालय भी आपके यूएसए के वाशिंगटन डीसी में स्थित है। और जो विश्व व्यापार संगठन है, इसकी स्थापना आपकी 1995 में की गई थी, और इसका जो मुख्यालय है आपके जिनेवा में स्थित है। जिसमें जो डी ऑप्शन होगा ये आपका जो भारत के वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश है बी आर गवई, उनके संदर्भ में पूछा गया, और आपको बताना किसमें कौन कौन से कथन सही है। पहला कथन कह रहा है कि न्यायमूर्ति बी आर गवई भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश हैं। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है, जो बी आर गवई ये भारत के मुख्य वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश है, और ये आपके 52वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने थे। दूसरा कथन कह रहा है कि न्यायमूर्ति बी आर गवई अनुसूचित जाति वर्ग के दूसरे मुख्य न्यायाधीश हैं। तो दूसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है, भारत के तो ये 52वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने थे, लेकिन अनुसूचित जाति वर्ग से दूसरे नंबर के भारत के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। तो दूसरा कथन भी ठीक है। तीसरा कथन कह रहा है कि इस वर्ग से पहले मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति के जी बालकृष्णन थे। तो तीसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है, जो अनुसूचित जाति वर्ग से जो भारत के जो पहले मुख्य न्यायाधीश बने थे, ये आपके के जी बालकृष्णन जी बने थे। तो इसमें तीनों ही कथन ठीक है, इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बेसल, रटरडम और स्टॉकहोम अभिसमयों का कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज 2025 का आयोजन हुआ था। तो जो कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज का जो आयोजन हुआ था, ये आपके जिनेवा में हुआ था। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और इसी जिनेवा में आपके डब्ल्यू एच ओ का मुख्यालय भी है, और डब्ल्यू टी ओ का मुख्यालय भी है, और आई एल ओ का मुख्यालय भी है। जो जुआन्स वर्ग है ये आपके दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, और जो कायरा है ये आपके मिस्र की कैपिटल है, और जो कन्नडा है ये आपके जो ओटावा है ये आपके कनाडा की राजधानी है। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में पुरातत्वविदों द्वारा खोजे गए एक दुर्लभ अलानियन मकबरे के बारे में कौन कौन से कथन सही है। तो ये आपके अलानियन मकबरे के बारे में पूछा गया, और आपको बताना कि कौन कौन से कथन सही है। पहला कथन कह रहा है कि यह मकबरा चचन्या में गोजनी के पास खोजा गया है। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। दूसरा कथन कह रहा है कि यह मकबरा 5000 वर्ष से भी पुराना है। तो दूसरा कथन गलत है। जो ये अलानियन मकबरा है ये आपके 2500 वर्ष पुराना है, ना कि आपके 5000 वर्ष पुराना है। इस वजह से दूसरा कथन क्या है, गलत है। तीसरा कथन कह रहा है कि यह मकबरा पूरी तरह से बरकरार है, इसमें खबर के मूल्यवान सामान पाए गए हैं। तो थर्ड स्टेटमेंट भी ठीक है। जो अलानियन मकबरा है ये अभी अभी भी मौजूद है, और इसमें आपकी बहुत सारी खबरें बहुत सारी कब्रों की यहाँ से चीज़ें मिली हैं। चौथा कथन कह रहा है कि अल खान काला नेक्रोपोलिस नेक्रोपोलिस पोलिस के भीतर स्थित इस मकबरे की खुदाई चेचन गणराज्य की विज्ञान अकादमी के अजमत अख अखमारोव के नेतृत्व में एक टीम की द्वारा की गई थी। तो चौथा कथन भी बिल्कुल ठीक है। इसकी जो खोज की गई थी आपके चेचन गणराज्य की विज्ञान अकादमी के द्वारा इसकी इसकी खोज की गई थी, या इसकी खुदाई कराई गई थी। तो इसमें आपको पहला कथन ठीक है, दूसरा कथन गलत है, तीसरा चौथा कथन सही है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पुरातत्वविदों द्वारा की गई खुदाई से 3000 वर्ष पुरानी लोह युगीन बस्ती किस राज्य में पाई गई है। तो जो महाराष्ट्र का जो नागपुर विश्वविद्यालय है, यहाँ के पुरातत्वविदों द्वारा अभी 3000 वर्ष पुरानी लोह युगीन बस्ती की खोज की गई है, या बस्ती पाई गई है। तो ये आपके महाराष्ट्र में स्थित है। तो इसमें जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो कर्नाटक राज्य है, इसको 1956 में राज्य बनाया गया था,
और कर्नाटक की राजधानी आपकी बेंगलुरु में है, और इसी बेंगलुरु में आपका इसरो का मुख्यालय भी है। जो गुजरात है ये आपको 1960 में इसको राज्य बनाया गया था, और गुजरात की राजधानी आपकी गांधीनगर है। जो तमिलनाडु एक दक्षिण भारत का एक राज्य है, और इसको 1956 में राज्य बनाया गया था, और चेन्नई आपकी तमिलनाडु की राजधानी है। तो जो अभी हाल ही में जो 3000 वर्ष पुरानी जो लौह युगीन बस्ती मिली, ये आपकी महाराष्ट्र से मिली है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट कमेटी 2025 कहाँ आयोजित की गई थी। तो वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट कमेटी का जो आयोजन किया गया था, ये आपके भारत की जो वित्तीय राजधानी है मुंबई, वहाँ पे इसका आयोजन किया गया था। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो लॉस एंजलिस है ये आपके यूएसए में स्थित है, और लंदन जो है ये आपके इंग्लैंड की राजधानी है, और ये लंदन आपके टेम्स नदी के किनारे हैं। और जो पणजी है ये आपके गोवा की राजधानी है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि DRR धान 100 कमला तथा पूसा DST चावल वन समाचारों की सुर्खियों में रही है, उनके बारे में कौन से कथन सही है। तो जो DRR धान है या कमला तथा पूसा DST चावल है, इसमें के बारे में बताना कि कौन कौन से कथन सही है। तो पहला कथन कह रहा है कि इनसे चावल की पैदावार को 30% तक बढ़ाया जा सकता है। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। दूसरा कथन कह रहा है कि ये जीनोम संवर्धित चावल की किस्में हैं। तो दूसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है, जो ये आपके DRR धान और पूसा कमला है, ये आपके जीनोम संवर्धित चावल की किस्में हैं। तीसरा कथन कह रहा है कि ये सामान्य किस्मों की तुलना में कम सिंचाई से 15 से 20 दिन तक दिन कम समय में ये तैयार हो जाती है। तो तीसरा कथन भी ठीक है, जो ये चावल की जो नई किस्में हैं, ये जो दूसरे चावल होते हैं या दूसरे जो धान होते हैं, उनसे ये 15-20 दिन कम समय लेती है तैयार होने में, में कम समय में तैयार हो जाती है। चौथा कथन कह रहा है कि जीनोम संवर्धित किस्मों में अंतिम उत्पाद में भारी जीन होते हैं। तो चौथा कथन भी ठीक है। तो इसमें चारों ही कथन ठीक है। तो इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्रीय कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अभी हाल ही में -5 एंड +10 का फॉर्मूला प्रस्तावित किया है, इसके बारे में कौन सा कथन सही है। तो हमारे जो कृषि मंत्री आपके शिवराज सिंह चौहान है, और इन्होंने भी हाल ही में अभी -5 और +10 फार्मूला दिया था। ये आपके चावल की खेती के अंतर्गत क्षेत्रफल में क्षेत्रफल में 5 मिलियन हेक्टेयर की कमी करना है, जबकि उसी क्षेत्र में चावल की उत्पादकता को 10 मिलियन टन की वृद्धि करना है। तो ये आपका -5 और +10 का फॉर्मूला आपके चावल की खेती के अंतर्गत से संबंधित है। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। आपको ये बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन गलत है। ये ऑप्शन कह रहा है कि 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्चुअल तरीके से 4 मई 2025 को किया गया। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो 7वें खेल इंडिया यूथ गेम्स का जो आयोजन किया गया था, ये आपके मई में शुरुआत इसकी हुई थी, और इसका उद्घाटन आपके हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा वर्चुअल रूप से किया गया था। इस वजह से पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। बी ऑप्शन कह रहा है कि अब बिहार द्वारा आयोजित पहला प्रमुख बहुविषयक खेल आयोजन है। तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो 7वें खेल इंडिया यूथ गेम्स है, इसका आयोजन आपके बिहार में भी किया गया था, और दिल्ली में भी किया गया था। तो इस वजह से दूसरा कथन भी क्या है, ठीक है। तीसरा कथन कह रहा है कि 27 पदक खेलों का आयोजन बिहार के केवल 5 शहरों पटना, राजगीर, भागलपुर तथा गया, बेगूसराय में किया गया था। तो तीसरा कथन गलत है। जो 7वें खेल इंडिया यूथ गेम्स से ये आपके केवल आपके बिहार के 5 शहरों में नहीं, बल्कि कुछ खेल आपके दिल्ली में भी आयोजित किए गए थे। जैसे आपकी शूटिंग आपके दिल्ली में की गई थी, जिम्नास्टिक की प्रतियोगिता भी आपके दिल्ली में हुई थी, और ट्रैक साइकिलिंग भी आपके दिल्ली में आयोजित की गई थी। इस वजह से ये सी ऑप्शन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। डी ऑप्शन कह रहा है कि 2025 2025 के इन खेलों में पहली बार एशियाई खेल सेपक टाकरा को पदक प्रतियोगिता में शामिल किया गया, जबकि ई स्पोर्ट्स को एक प्रदर्शन कार्यक्रम के रूप में प्रदर्शित किया गया।
तो डी ऑप्शन में बिल्कुल ठीक है। जो 2025 में जो आपके खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए थे, इसमें पहली बार आपके एशियाई खेलों में सेपक टाकरा को पतक प्रतियोगिता में शामिल किया गया था, और इसे आपके ई स्पोर्ट्स को प्रदर्शन के कार्यक्रम के रूप में भी प्रदर्शित किया गया था। तो इसमें आपको बताना था कौन सा ऑप्शन गलत है। तो इसमें जो सी ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा, क्योंकि गलत ऑप्शन दिया गया है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समाचारों की सुर्खियों में रहा हलवा विकास का संबंध निम्नलिखित में से कौन से कथन से है। आपको बताना कि हलवा विकास के संदर्भ में कौन कौन से कथन सही है। पहला कथन कह रहा है कि जो पंचायती राज मंत्रालय की 3 भाग की विस्तार श्रृंखला फुलेरा का पंचायती राज की तीसरी और अंतिम फिल्म है। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। जो हलवा है, ये आपके जो पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जो एक की एक सीरीज निकाली गई थी, जिसका नाम था आपके फुलेरा की पंचायती राज। तो इसका ये भी भाग है। तो ये पहला कथन कह रहा है कि ये पंचायती राज मंत्रालय के 3 भाग के विस्तार श्रृंखला का फुलेरा का पंचायती राज का ये तीसरा और अंतिम भाग था, अंतिम भाग या अंतिम फिल्म है। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। दूसरा कथन कह रहा है कि हलवा विकास ग्रामीण स्थानीय निकायों द्वारा राजस्व को अपने स्रोत सृजित करने की पहल पर प्रकाश डालती है। तो दूसरा कथन बिल्कुल ठीक है। जो हलवा विकास है, ये आपके जो स्थानीय ग्रामीण स्थानीय क्षेत्रों में जो टैक्स को कैसे बढ़ाना है या उसको कैसे प्रकाश में लाना है, तो इस पे ये फोकस डालता है। तीसरा कथन कह रहा है कि यह फिल्म स्थानीय करों को समय पर भुगतान करने पर केंद्रित है। तो तीसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है। जो हलवा विकास फिल्म है, ये आपके स्थानीय करों को समय पर कैसे भुगतान करना है, इसके क्या फ़ायदे क्या नुकसान है, तो इसके मतलब ये इस फिल्म में दर्शाया गया है। तो इसमें तीनों ही कथन ठीक है। तो इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्मों पर विचार कीजिए, और आपको बताना है कि इन जो 5 फिल्में दी गई है, इनमें कौन सी डॉक्यूमेंट्री या फीचर फिल्म पंचायती राज मंत्रालय की विस्तार श्रृंखला फुलेरा का पंचायती राज से संबंधित है। तो जो असली प्रधान कौन है, ये आपके फुलेरा का पंचायती राज श्रृंखला सीरीज से संबंधित है। और फुलेरा की चोरी भी आपके फुलेरा की पंचायती राज सीरीज से संबंधित है। और हलवा का विकास भी आपके फुलेरा की पंचायती राज सीरीज से संबंधित है। तो इसमें जो आपके असली प्रधान कौन, फुलेरा की चोरी और हलवा का विकास का संबंध आपके फुलेरा की पंचायती राज सीरीज से संबंधित है। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पूछा गया, और आपको बताना है कि ऑपरेशन सिंदूर को कब अंजाम दिया गया था। तो जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, ये आपके जो 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ था, जिसमें हमारे 25 पर्यटकों की हत्या की गई थी, उसके विरोध में या उनको इसका बदला लेने के लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था। और इस ऑपरेशन सिंदूर को जो लीड कर रहे थे, ये आपके जनरल उपेंद्र द्विवेदी इसको लीड कर रहे थे। और इस ऑपरेशन सिंदूर की जो जानकारी दी थी हमारी जो कर्नल सोफिया कुरैशी और जो कमांडर व्योमिका सिंह थी, इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दी थी। लेकिन आपको बताना कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, ये कब हुआ था। तो ये आपकी 6-7 मई 2025 को रात्रि में हुआ था। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समाचारों की सुर्खियों में रहे मंगरवानी के बारे में कौन से कथन सही है। पहला कथन कह रहा है कि पुरातात्विक पुरातात्विक एवं पर्यावरणीय शोधकर्ताओं द्वारा दिए गए अन्वेषण में मंगरवानी में पुरा ऐतिहासिक औजार पाए गए हैं। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। जो मंगरवानी है, यहाँ से अभी ये पाया गया कि पुरातात्विक और पर्यावरण शोधकर्ताओं द्वारा ये पाया गया कि यहाँ पे पुरातात्विक ऐतिहासिक समय के औजार प्राप्त हुए हैं। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। दूसरा कथन कह रहा है कि मगरवानी एक पाषाणकालीन पुरास्थल है। तो दूसरा कथन भी ठीक है। जो मगरवानी है, ये आपके पुरापाषाण काल का स्थल है। थर्ड कथन कह रहा है कि यह दिल्ली हरियाणा सीमा पर अरावली पर्वत श्रृंखला पर मगर गांव के निकट पवित्र उपवन पहाड़ी जंगल है। तो तीसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है। जो मगरवानी है, ये आपके दिल्ली हरियाणा के सीमा पर अरावली रेंज पर मगर गांव के निकट पवित्र उपवन पहाड़ी के जंगलों में स्थित है। तो इसमें तीनों ही कथन ठीक है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपको बताना कि कौन सही सुमेलित नहीं है।
तो जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था, ये आपके पाकिस्तान यो पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर के आतंकवादी शरणार्थियों के ऊपर हमला किया गया था 2025 में। तो ये सही सुमेलित है। ऑपरेशन जो सफ़ेद सागर चलाया गया था, ये आपके 1999 में चलाया गया था, जब पाकिस्तान के साथ कारगिल युद्ध हुआ था। उसमें कारगिल युद्ध में भारतीय वायुसेना की भूमिका इसमें प्रमुख रही थी, और भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सफ़ेद सागर चलाया था। तो ये भी सही सुमेलित है। ऑपरेशन कैक्टस के सामने दे रखा कि 26/11/2008 मुंबई आतंकवादी हमले के बचाव हेतु रात के कार्य चलाया गया था। तो सी ऑप्शन गलत है। जो ऑपरेशन कैक्टस चलाया गया था, ये आपके जो अभी मालदीव में जो तख्ता पलट हुआ था, उस समाधान के लिए उस समय भारतीय सेना द्वारा मालदीव में ये ऑपरेशन कैक्टस ऑपरेशन चलाया गया था। और जो 26/11/2008 का जो मुंबई हमला हुआ था, आतंकवादी हमले थे, उसमें जो ऑपरेशन चलाया गया था, ये आपके ऑपरेशन ब्लैक टारगेट चलाया गया था। इस वजह से सी ऑप्शन गलत दिया गया है। और जो ऑपरेशन मेघदूत है, ये आपके 1984 में आपके सियाचिन में रणनीतिक ऊंचाइयों पर कब्जा तथा सैन्य टुकड़ियों की तैनाती के लिए चलाया गया था। तो इसमें जो सी ऑप्शन गलत दिया गया है, बाकी सारे ऑप्शन ठीक है। तो ध्यान रखना, ऑपरेशन सिंदूर आपके पाकिस्तान में, और ऑपरेशन सफ़ेद सागर आपके 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान, ऑपरेशन मेघदूत आपके 1984 में सियाचिन में सैन्य टुकड़ियों द्वारा कब्जा करने के लिए, और ऑपरेशन कैक्टस आपके मालदीव के तख्ता पलट के समय चलाया गया था भारतीय सेना द्वारा। तो इसमें सी ऑप्शन जो दिया गया है, गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन में इसमें दो सूचियाँ दी गई, एक तरफ ऑपरेशन दे दिया गया, दूसरी तरफ जिस देश को सहायता दी गई थी उनकी सूची दी गई है। तो जो ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया गया था, ये आपके 2025 में चलाया गया था। और ये ऑपरेशन ब्रह्मा जो चलाया गया था, ये आपके जो म्यांमार थाईलैंड है, यहाँ पे जो विनाशकारी भूकंप आया था, उस समय मानवीय सहायता के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा को भारत सरकार द्वारा चलाया गया था। जो ऑपरेशन सद्भाव है, ये आपके जो वियतनाम, लाओस, म्यांमार में जो टाइफून यागी आया था, उसके कारण जो उस समय वहाँ पे बाढ़ आ गई थी, तो उस समय मानवीय सहायता के लिए ऑपरेशन सद्भाव चलाया गया था। तो ये आपके म्यांमार, लाओस, वियतनाम से जुड़ा हुआ है, और ये 2024 में चला गया था। ऑपरेशन अजय जो है आपके 2023 में चलाया गया था। और ये ऑपरेशन अजय आपके जो इसराइल और फिलिस्तीन में जो भारतीय नागरिक फंसे हुए थे, उनको भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन अजय चलाया गया था। जो ऑपरेशन मैत्री चलाया गया था, ये आपके 2015 में नेपाल में जो भूकंप आया था, तो उस समय भारत सरकार द्वारा ये ऑपरेशन मैत्री उस समय नेपाल में चलाया गया था। तो ध्यान, ऑपरेशन ब्रह्मा का संबंध आपके म्यांमार, थाईलैंड से है। ऑपरेशन सद्भाव का संबंध आपके वियतनाम, लाओस, म्यांमार से है। और ऑपरेशन अजय का संबंध आपके इजराइल, फिलिस्तीन से है। और ऑपरेशन मैत्री का संबंध आपके नेपाल से है। तो इस तरह से आप इनको सजाने की कोशिश करोगे, तो जो ए ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछा गया, और आपको बताना है चार ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन गलत है। ये ऑप्शन कह रहा है कि 194 सदस्यीय विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना की गई थी आपके 7 अप्रैल 1948 को की गई थी, और वर्तमान समय में इसके अभी 194 सदस्य है, और जिनेवा में इसका मुख्यालय है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि यह संयुक्त राष्ट्र संघ से इतर एक स्वायत्त शासी बहुराष्ट्रीय निकाय है। तो दूसरा ऑप्शन जो है गलत है। जो WHO है या विश्व स्वास्थ्य संगठन है, ये आपके संयुक्त राष्ट्र संघ के इतर नहीं, बल्कि संयुक्त राष्ट्र संघ के भीतर एक विशिष्टकृत निकाय है, ना कि आपके स्वायत्त बहुराष्ट्रीय निकाय है। इस वजह से भी ऑप्शन क्या है, गलत है। सी ऑप्शन कह रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विश्व स्वास्थ्य संगठन में से संयुक्त राज्य अमेरिका को बाहर निकालने संबंधी एक आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। तो थर्ड स्टेटमेंट भी ठीक है। यूएसए के जो राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने आपके WHO से बाहर होने के लिए एक आदेश जारी किया गया है। डी ऑप्शन कह रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के संविधान में किसी भी सदस्य देश के लिए इससे बाहर निकलने का कोई प्रावधान नहीं है। तो डी ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है। WHO का जो संविधान है, इसमें किसी भी सदस्य को बाहर जाने के लिए इस टाइप के इसमें कोई प्रावधान नहीं किया गया है। तो इसमें आपको बताना था कौन सा ऑप्शन गलत है। तो इसमें जो बी ऑप्शन दिया गया है, गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समाचारों की सुर्खियों में रहे अरनाला के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो जो अरनाला, ये आपके एक तरह उथले पानी पर चलने वाली एक पनडुब्बी रोधी युद्ध पोत है,
और इसको भारतीय सेना में इसको शामिल किया गया है। और ये आप इस टाइप की जो पानी पर चलने वाली जो पनडुब्बी है होती है, युद्धपोत होता है, ये 8 पनडुब्बियाँ इस टाइप की बनाई जाएगी। और जो अरनाला ये पहली पनडुब्बी होगी। और ये ऑप्शन ये कह रहा है कि घरेलू स्तर पर डिजाइन की गई बनाई गई पनडुब्बी रोधी युद्धक उथले पानी पर चलने वाली एक पोत है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, जो अरनाला है ये आपके पानी के ऊपर चलने वाली एक पनडुब्बी युद्ध पोत है। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और इसकी शुरुआत आपके 8 मई 2025 को भारतीय नौसेना में इसको शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समाचारों की सुर्खियों में रहे INS सुनयना के बारे में कौन सा कथन सही है। ये ऑप्शन कह रहा है कि भारतीय नौसेना की पहली पहल हिंद महासागर क्षेत्र की नौसेनाओं के कर्मियों से युक्त एक पोत है, जो हिंद महासागर के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में अपनी तैनाती के बाद 8 मई 2025 को कोच्चि लौटा है। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है, जो INS सुनयना है, ये आपके भारतीय नौसेना ने इसको आपके हिंद महासागर में इसको तैनात किया था। और ये आपके हिंद महासागर के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र से अपनी तैनाती के बाद ये आपके 8 मई 2025 को कोच्चि में लौट गया है। तो इस वजह से पहला कथन बिल्कुल ठीक है। सेकंड कथन कह रहा है, क्या सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि INS सुनैना ने इस दौरान दार अस सलाम, नकाला पोर्ट, लुइस पोर्ट विक्टोरिया और माले बंदरगाहों का दौरा किया था। तो दूसरा कथन बिल्कुल ठीक है, जो INS सुनैना है ये आपके इस दौरान आपके बहुत सारे इन्होंने आपके दौरा किया था, बहुत सारे बंदरगाहों का दौरा किया था। उसमें आपके पोर्ट विक्टोरिया भी था, मार्ले बंदरगाह भी था, पोर्ट लुइस बंदरगाह भी था। तो इस वजह से दूसरा कथन भी ठीक है। तीसरा कथन कह रहा है कि मिशन के दौरान संयुक्त नौसैनिक अभ्यास, पेशेवर और सांस्कृतिक आदान प्रदान और हिंद महासागर क्षेत्र के प्रमुख देशों तंजानिया, मोजाम्बिक, मॉरिशस, सेशल्स अन्य के अनन्य आर्थिक क्षेत्रों की संयुक्त निगरानी में शामिल थी। तो तीसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है। चौथा कथन कह रहा है कि इस अभ्यास में कोमोरोस, केन्या, मेडागास्कर, मालदीव, मॉरिशस, मोजाम्बिक, सेशल्स, श्रीलंका और तंजानिया को 44 सदस्यीय अंतर्राष्ट्रीय चालक दल सहित भारतीय नौसेना के चालक दल भी शामिल थे। तो चौथा कथन भी बिल्कुल ठीक है। इसमें 84 देशों के सदस्य थे और इसमें भारतीय नौसेना के चालक दल भी इसमें शामिल थे। तो इसमें जो सारे ही कथन ठीक है, इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कार्डिनल रॉबर्ट प्रीवेस्ट को कैथोलिक चर्च का नया पोप चुना गया, उनके बारे में कौन कौन से कथन सही है। पहला कथन कह रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में जन्मे और पेरू में ईसाई मिशनरी के रूप में कार्य करने वाले कार्डिनल रॉबर्ट प्रीवेस्ट अमेरिकी महाद्वीप से चुने गए पहले पोप बने हैं। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है, जो कार्डिनल रॉबर्ट प्रीवेस्ट है, ये आपके अमेरिका महाद्वीप से चुने गए पहले पोप बने हैं। इस वजह पहला कथन सही है। दूसरा कथन कह रहा है कि वे कैथोलिक चर्च के 267वें पोप बने हैं। तो दूसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है, जो कार्डिनल रॉबर्ट जी हैं ये आपके 267वें नंबर के पोप बने हैं कैथोलिक चर्च के। तीसरा कथन कह रहा है कि उन्होंने पोप लियो 14वें का नाम धारण किया है। तो तीसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है। तो इसमें आपको बताना कौन कौन से कथन सही है। तो इसमें तीनों ही कथन ठीक है, इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित पदों पर विचार कीजिए और इसमें जो ये 5 नाम दिए गए हैं, आपको बताना कि भारत पाकिस्तान के बीच अप्रैल मई 2025 में चले सैन्य गतिरोध के संदर्भ में उपयुक्त में से कौन से पद सार्थक थे। तो जो काइनेटिक एक्शन का मतलब होता है कि किसी आपके एक निश्चित उद्देश्य प्राप्त करने के लिए जो सैन्य कार्रवाई जो की जाती है उसको आपके काइनेटिक एक्शन कहते हैं। और जो सैड होता है ये आपके शत्रु देश की जो वायु रक्षा प्रणाली को दमन करने से संबंधित होती है। और जो डेड होता है ये आपके शत्रु देश की जो वायु रक्षा प्रणाली को विनाश करने से संबंधित होती है। और जो ऑफ रैंप होता है ये आपकी शत्रुता या बातचीत या शांति स्थापित करने के लिए की जाने वाली एक प्रक्रिया से संबंधित है। तो उस समय
जब पाकिस्तान के साथ गतिरोध हुआ था तो काइनेटिक एक्शन भी इसमें लिया गया था, क्योंकि सैन्य कार्रवाई ये अब एक निश्चित टारगेट को ये फोकस करती है। जो सेड होता है, ये सेड पद है, ये भी आपके जो शत्रु देश होता है उसकी वायु रक्षा प्रणाली को उस समय हमारे सेनाओं ने पाकिस्तान की जो वायु रक्षा प्रणाली इसको दमन किया था। और जो डेड है ये आपके जो पाकिस्तान की जो वायु रक्षा प्रणाली थी उसको विनाश भी हमारे वायुसेना ने किया था। और फिर इसमें ऑफ रैंप के तहत आपकी शत्रुता की बातचीत या शांति स्थापित करने भी हमने लास्ट में की थी। तो ये सारी जो ये पद थे उस समय ये सार्थक थे, इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी मानव विकास रिपोर्ट 2025 में वर्णित मानव विकास सूचकांक में भारत का रैंक 2022 में 133 से सुधर कर 2023 में 130 हो गया है। मानव विकास सूचकांक के किस संकेतों में भारत अच्छी प्रगति दर्ज की है? तो जो मानव विकास सूचकांक में जो भारत ने सबसे अच्छी प्रगति की है ये आपके जीवन प्रत्याशा में की है। जो जन्म के समय जो जीवन प्रत्याशा है उसमें सबसे अच्छा सुधार किया है, क्योंकि 1990 में हमारी जो जीवन प्रत्याशा थी आपके 58 थी, और 2023 में ये आपकी जीवन प्रत्याशा बढ़कर आपकी 72 वर्ष हो गई है। और इसका प्रमुख कारण ये हो सकते हैं कि एक तो हमारे जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम को सही तरह से इम्प्लीमेंट किया गया था। फिर आयुष्मान भारत योजना जैसी योजनाओं को भी अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट किया गया था। फिर पोषण अभियान जैसे आदि प्रोग्राम चलाए गए थे जिसमें जन्म आपके जीवन प्रत्याशा में सुधार हुआ है। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। हाल ही हालिया दिनों में भीष्म क्यूब समाचारों की सुर्खियों में रहे हैं, इनके बारे में कौन सा कथन गलत है? पहला ऑप्शन कह रहा है कि भीष्म क्यूब घरेलू स्तर पर विकसित अत्याधुनिक चिकित्सा प्रदान करने वाले पोर्टेबल मॉड्यूलर है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो भीष्म क्यूब है ये आपका आपातकालीन हॉस्पिटल कह सकते हैं इसको, या यूं बोले कि आपातकालीन परिस्थितियों के लिए सक्षम है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि भीष्म क्यूब को देश के सभी मेडिकल कॉलेजों और जिला चिकित्सालय में तैनात किया गया है। तो दूसरा कथन या दूसरा ऑप्शन गलत है। इसको सभी मेडिकल कॉलेजों सभी चिकित्सालयों में इसको स्थापित नहीं किया गया है, बल्कि इसमें गिने चुने एम्स में ही इसको स्थापित किया गया है। जैसे आपका ऋषिकेश हो गया, दिल्ली हो गया, बिलासपुर हो गया, इनमें इसको स्थापित किया गया है। इस वजह से दूसरा ऑप्शन गलत हो जाता है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि भारत पाकिस्तान के बीच अप्रैल मई 2025 में चली सैन्य कार्रवाई के दौरान भीष्म क्यूब को जम्मू कश्मीर के प्रमुख चिकित्सालयों में लगाया गया था। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जब भारत पाकिस्तान के साथ गतिरोध हुआ था तो उस समय जम्मू कश्मीर में इसको लगाया गया था भीष्म क्यूब को। डी ऑप्शन कह रहा है कि 23 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन सरकार को 4 भीष्म क्यूब भेंट किए थे। तो डी ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है। जब हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूक्रेन गए थे तो उस समय यूक्रेन को 4 भीष्म क्यूब भेंट दिए दिए थे। तो इसमें डी ऑप्शन भी ठीक है। तो इसमें आपको बताना था कौन सा ऑप्शन गलत है। तो इसमें जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि गलत ऑप्शन दिया गया है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मई 2025 में पाकिस्तान द्वारा भारत के कई शहरों में किए गए मिसाइल ड्रोन हमलों के संदर्भ में रेड क्रॉस चिन्ह के बारे में कौन कौन से कथन सही नहीं है, या कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? ये ऑप्शन कह रहा है कि भारत सरकार ने देश के सभी शहरों और केंद्रों में स्थित हॉस्पिटलों की छतों पर रेड क्रॉस चिन्ह बनाना अनिवार्य कर दिया है। तो पहला ऑप्शन गलत है। और जो भारत पाकिस्तान के साथ जब गतिरोध हुआ था तो उस समय कुछ जगहों पर रेड क्रॉस के चिन्ह लगाए गए थे, लेकिन भारत सरकार के द्वारा इस तरह का कोई आदेश जारी नहीं किया गया था। इस वजह से ये ऑप्शन गलत है। बी ऑप्शन कह रहा है कि भारत के अनेक शहरों में हॉस्पिटलों में ने हवाई हमलों से बचाव हेतु छतों पर बड़े आकार के रेड क्रॉस चिन्ह पेंट करवाए थे। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जब भारत पाकिस्तान का गतिरोध हुआ था तो बहुत से हॉस्पिटलों में उनकी छतों के ऊपर रेड क्रॉस चिन्ह बनाया दिया गया था, जिससे क्या होता है कि इस क्षेत्र पे हमला नहीं किया जाता है। सी ऑप्शन करा कि रेड क्रॉस चिन्ह सारे विश्व में चिकित्सा सुविधा को इंगित करता है। तो सी ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है। जो रेड क्रॉस चिन्ह होता है ये आपके चिकित्सा सुविधा को दर्शाता है। डी ऑप्शन करा कि रेड क्रॉस चिन्ह इंगित भवन जिनेवा कन्वेंशन के तहत संरक्षित चिकित्सा सुविधा केंद्र है। तो डी ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है। जो रेड क्रॉस चिन्ह होता है या ये आपके जिनेवा कन्वेंशन हुआ था उसके तहत ये आपके संरक्षित चिकित्सा सुविधा केंद्र है। तो इसमें आपको बताना था कौन सा ऑप्शन गलत है। तो इसमें जो ए ऑप्शन दिया गया गलत दिया गया, बाकी ऑप्शन आपके सारे सही है। इस वजह से ए ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समाचारों की सुर्खियों में रहे सलाल बांध बगलियार बांध किस नदी पर स्थित है? तो जो सलाल बांध और बगलियार बांध है ये अभी आपकी चिनाब नदी पर स्थित है। और जब ये अभी पाकिस्तान के साथ गतिरोध हुआ था उस समय ये
चर्चा के विषय बने हुए थे। और ये आपके चिनाब नदी पर बने हुए हैं। और चिनाब जो नदी है ये आपकी सिंधु की सहायक नदी है। जो ब्यास नदी है आपके हिमाचल का जो रोहतांग धरा है वहाँ से निकलती है। और ब्यास नदी आपके बाद में आपके सतलज नदी में मिल जाती है, या यूँ बोले कि सतलज की सहायक नदी है। जो झेलम नदी है ये आपके जम्मू कश्मीर के शेषनाग झील से निकलती है। और झेलम नदी भी आपके बाद में आपके चिनाब नदी में मिल जाती है। जो सतलज नदी है ये आपके मानसरोवर झील के निकट आपका एक राक्षस ताल है, या राक्षस ताल है, उस ताल से निकलती है और बाद में आपके चिनाब नदी में मिल जाती है। तो जो सलाल बांध और बगलियार बांध है ये आपकी चिनाब नदी पर स्थित है। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के किस क्रिकेट खिलाड़ी ने अप्रैल 2025 में टेस्ट क्रिकेट से रिटायर हो गए हैं, जाने की घोषणा की है। तभी 2025 में जो टेस्ट क्रिकेट से जो संन्यास लिया, ये आपके रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों ने संन्यास ले लिया है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करें कि ब्राह्मोस मिसाइल का विनिर्माण कहाँ किए जाने के लिए संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। तो ब्राह्मोस मिसाइल के निर्माण के लिए अभी जो उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है लखनऊ, वहाँ पे इसको स्थापित करने का एक संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो झांसी है ये आपके उत्तर प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है। और चेन्नई आपके तमिलनाडु की राजधानी है। ये ऑप्शन आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत की कौन सी रैंक है। तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत की जो रैंक है ये आपकी चौथी रैंक है। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में जो पहली रैंक है ये अभी आपके यूएसए की है, सेकंड रैंक आपके रूस की है, थर्ड रैंक आपकी चाइना की है, और चौथी रैंक आपके भारत की है। और आप सोच रहे हो कि पाकिस्तान की कौन सी रैंक है, तो पाकिस्तान की आपकी 12वीं रैंक है। तो इसमें जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतिस्पर्धा किस शहर में आयोजित की गई थी। तो जो 72 की जो मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का जो आयोजन किया गया था ये आपके हैदराबाद में आयोजित किया गया था। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो लॉस एंजलिस है ये आपके यूएसए में है, संघाई आपके चाइना में है, और इसी संघाई में आपके न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय भी है। और इस न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना आपके 2014 में की गई थी। जो जोहान्सबर्ग है ये आपके दक्षिण अफ्रीका में है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपके सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनाए गए हालिया निर्णय पूछा गया के संदर्भ में पूछे गए, और आपके सामने दो कथन है और आपको बताना कि इसमें कौन कौन से कथन सही है। पहला कथन कह रहा है कि ई गवर्नेंस तथा कल्याणकारी योजनाओं तक डिजिटल पहुंच एक मौलिक अधिकार है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में यह निर्णय दिया कि जो ई गवर्नेंस के माध्यम से कल्याणकारी योजनाओं तक डिजिटल पहुंच होना एक मौलिक अधिकार है। बी ऑप्शन कह रहा है कि ई गवर्नेंस तथा कल्याणकारी योजनाओं एक डिजिटल पहुंच एक विधिक अधिकार है, क्योंकि यह जीवन, शिक्षा, अभिव्यक्ति तथा समानता के अधिकार के साथ जुड़ा हुआ है। तो जो डिजिटल पहुंच होना एक सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये आपका मौलिक अधिकार है, ना कि आपका कानूनी अधिकार। क्योंकि जो ये डिजिटल पहुंच होना आपके कल्याणकारी और ई गवर्नेंस के का संकेत है, क्योंकि इसमें ये आपके जीवन, शिक्षा, अभिव्यक्ति और समानता के अधिकारों से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये आपका मौलिक अधिकार है। तो ये आपका विधिक अधिकार नहीं बल्कि आपका फंडामेंटल राइट्स है। इस वजह से दूसरा कथन क्या है, गलत है। पहला कथन ठीक है, दूसरा गलत है। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समाचारों की सुर्खियों में रही अनिता इंदिरा आनंद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ए ऑप्शन कह रहा है कि वे कनाडा की पहली हिंदू विदेश मंत्री है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो अनिता इंदिरा आनंद है ये आपके कनाडा की पहली हिंदू विदेश मंत्री है। बी ऑप्शन कह रहा है कि इनके माता पिता मूलतः पंजाब के हैं। तो बी ऑप्शन गलत है। जो इनकी माता थी आपके पंजाब से थी, और जो इनके जो पिताजी थे ये आपके तमिलनाडु से थे। इस वजह से बी ऑप्शन गलत है। सी ऑप्शन कह रहा है कि भारतीय मूल की कनाडाई विधि विशेषज्ञ विद्वान और राजनीतिज्ञ हैं। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। डी ऑप्शन कह रहा है कि वे कनाडा की रक्षा मंत्री, परिवहन मंत्री, नवाचार, विज्ञान और उद्योग मंत्री रह चुकी है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो अनिता इंदिरा आनंद है ये आपके कनाडा कनाडा में आपके रक्षा मंत्री भी रह चुकी है, परिवहन मंत्री भी रह चुकी है, नवाचार, विज्ञान और उद्योग मंत्री भी रह चुकी है। तो इसमें आपको बताना था कौन सा ऑप्शन गलत है। तो इसमें जो बी ऑप्शन दिया गया गलत दिया गया है, बाकी ऑप्शन आपके ठीक है। इस वजह से बी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कहता है कि संयुक्त अरब अमीरात द्वारा प्रदत्त गोल्डन वीजा के बारे में कौन सा कथन सत्य है। कौन कौन से कथन गोल्डन वीजा के बारे में कौन कौन से कथन सही है। ये ऑप्शन कह रहा है कि इसके अंतर्गत विदेशी कर्मियों को संयुक्त अरब अमीरात में 10 वर्ष तक रहने की अनुमति प्रदान की जाती है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो संयुक्त अरब अमीरात का जो गोल्डन वीजा है, इसके तहत कोई विदेशी नागरिक अगर ये गोल्डन वीजा पा लेता है तो उसको 10 साल तक उसको वहाँ पे रहने की अनुमति मिल जाती है। बी ऑप्शन कह रहा है कि दूसरा कथन कह रहा है कि गोल्डन वीजा धारक राष्ट्रीय प्रायोजक के बिना संयुक्त अरब अमीरात में रह सकते हैं,
कार्य कर सकते हैं और निवेश कर सकते हैं। तो बी ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है। गोल्डन वीजा धारक, अगर आपके पास गोल्डन वीजा है तो किसी राष्ट्रीय प्रायोजक की जरूरत नहीं है, आप उनके बिना आपके वहाँ संयुक्त अरब अमीरात में रह सकते हैं, वहाँ काम कर सकते हैं, और आप अगर वहाँ इन्वेस्टमेंट भी करना चाहते हैं तब भी आप कर सकते हैं। इस वजह से दूसरा कथन भी क्या है, ठीक है। तीसरा कथन कह रहा है यह सुविधा स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा में उच्च शिक्षित प्रशिक्षित पेशेवरों, निवेशकों, उद्यमों और वैज्ञानिकों को उपलब्ध है। तो तीसरा कथन भी ठीक है। जो गोल्डन वीजा है की सुविधा दी जाती है, आपकी जो स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा में उच्च शिक्षित प्रशिक्षित पेशेवरों को दी जाती है, निवेशकों को दी जाती है, उद्यमियों और वैज्ञानिकों को ये सुविधा उपलब्ध है। तो इसमें पहला कथन भी ठीक है, दूसरा कथन भी ठीक है, तीसरा कथन भी ठीक है। तो सारे कथन ठीक है, इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समाचारों की सुर्खियों में रहे भार्गव शास्त्र के बारे में कौन सा कथन सही है। ये ऑप्शन कह रहा है कि भार्गव शास्त्र को एक ही बार में ड्रोनों के झुंड की खोज लेने तथा उन्हें नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो भार्गव शास्त्र है या इसको आपके ड्रोनों की झुंड को खोज करने के लिए और उनको नष्ट करने के लिए इसको डिजाइन किया गया है। इस वजह से पहला कथन क्या है, बिल्कुल ठीक है। दूसरा कथन कह रहा है कि यह एक कम लागत वाली ड्रोनों के को हवा में ही मार गिराने वाली प्रणाली है। तो दूसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है। तीसरा कथन कह रहा है कि सौर रक्षा तथा एरोस्पेस लिमिटेड द्वारा गोपालपुर स्थित शिवाड़ फायरिंग रेंज में भार्गव शास्त्र का सफल परीक्षण किया गया है। तो तीसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है। जो आपके भार्गव शास्त्र का जो परीक्षण किया गया था, ये आपके एरोस्पेस लिमिटेड गोपालपुर में स्थित शिवाड़ फायरिंग रेंज में इसको प्रशिक्षण इसका किया गया था। तो इसमें पहला, दूसरा, तीसरा तीनों ही कथन ठीक है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके नागा नागा शस्त्र 3 के संदर्भ में पूछा गया, और नागा शस्त्र 3 के बारे में आपको बताना है कौन कौन से कथन सही है। ये ऑप्शन कह रहा है कि नागा शस्त्र 3 को रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020 की मेक फर्स्ट श्रेणी के तहत विकसित किया जा रहा है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो नागा शास्त्र 3 की रक्षा अधिग्रहण है, इसकी जो प्रक्रिया 2020 में शुरू हुई थी, और इसको मेक 1 श्रेणी की कैटेगरी में इसको डेवलप किया जा रहा है। इस वजह से पहला ऑप्शन ठीक है। बी ऑप्शन कह रहा है कि नागा शस्त्र 3 की परिचालन सीमा 100 किलोमीटर तक है। तो बी ऑप्शन भी बिल्कुल दूसरा कथन बिल्कुल ठीक है। तीसरा कथन कह रहा है कि नागा शस्त्र 3 से 5 घंटे से अधिक समय तक हवा में रह सकता है। तो सी ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है। जो नाग शास्त्र ये आपके 35 घंटे नहीं, 3 से 5 घंटे से अधिक समय तक ये आपके हवा में रह सकता है। चौथा कथन कह रहा है कि इसे लोइटरिंग म्यूनिशन को एक निर्दिष्ट क्षेत्र में मंडराने तथा लक्ष्य को पहचाने होने पर उस पर हमला करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो चौथा कथन भी इसमें ठीक है। तो इसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा चारों ही कथन ठीक है। तो इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आपको बताना है कि इसमें निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए और आप हमें बताने इसमें कौन कौन से कथन सही है। ये ऑप्शन कह रहा है कि भारत द्वारा ऑपरेशन सिंदूर में लोइटरिंग म्यूनिशन को प्रयुक्त किया गया है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जब ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था उस समय भारत के द्वारा आपके लोइटरिंग म्यूनिशनों को प्रयुक्त किया गया था। बी ऑप्शन कह रहा है कि इस प्रणाली को आत्मघाती ड्रोन या कामिज ड्रोन कहा जाता है। तो दूसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है। तीसरा कथन कह रहा है कि उन्हें उच्च सटीकता के साथ लक्ष्य को चिन्हित करने तथा भेदने के लिए डिजाइन किया गया है। तो तीसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है। जो लाइटरिंग म्यूनिशन है, इसको आपके उच्च सटीकता के लक्ष्य को प्राप्त करने और उसको चिन्हित करने के लिए, उसको भेदने के लिए इसको डिजाइन किया गया था। तो इसमें भी तीनों ही कथन ठीक है। तो इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व के सबसे निर्धन राष्ट्रपति के रूप में विख्यात राजनीति के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। ये ऑप्शन कह रहा है, पहला कथन कह रहा है कि उरुग्वे के पूर्व राष्ट्रपति जोस पेपे म्यूजिका की पहचान विश्व के सबसे निर्धन राष्ट्रपति के रूप में थी। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो उरुग्वे के राष्ट्रपति थे, ये सबसे निर्धन राष्ट्रपति के श्रेणी में आते थे। इस वजह से पहला कथन ठीक है। दूसरा कथन कह रहा है कि 14 मई 2025 को 89 ईयर्स की आयु में इनका निधन हो गया है। तो जो उरुग्वे के जो राष्ट्रपति थे, जो सबसे निर्धन राष्ट्रपति थे, उनका निधन आपके 2025 में, मई 2025 में हुआ था। तीसरा कथन कह रहा है कि 2010 से 15 की अवधि में उरुग्वे के राष्ट्रपति रहे थे। तो सी ऑप्शन, तीसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है। चौथा कथन कह रहा है कि 1960 के दशक में उन्होंने मार्क्सवादी लेनिनवादी हर्बन गुरिल्ला आंदोलन टूपा मारोस की स्थापना में योगदान दिया था। तो चौथा कथन भी
बिल्कुल ठीक है। जिसमें पहला दूसरा तीसरा चार ही कथन ठीक है, इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सेमीकंडक्टर की छठी इकाई स्थापित किए जाने के लिए संघीय मंत्रिमंडल के हालिया निर्णय के संदर्भ में कौन से कथन सही है। पहला कथन कह रहा है कि HCLAO फॉक्स फॉक्सकॉन के संयुक्त उद्यम की यह इकाई नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास जेवर में स्थापित की जाएगी। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। दूसरा कथन कह रहा है कि इस इकाई में फोन, लैपटॉप, ऑटोमोबाइल, पीसी, डिस्प्ले संबंधी उपकरणों में प्रयुक्त होने वाले डिस्प्ले ड्राइवर चिप का विनिर्माण होगा। तो दूसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है। इसमें आपके लैपटॉप, ऑटोमोबाइल, पीसी, कंप्यूटर है ना, इन सब के ड्राइवर चिप्स का विनिर्माण किया जाएगा। तीसरा कथन कह रहा है कि फॉक्सकॉन ताइवान की इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की सबसे बड़ी विनिर्माता कंपनी है। तो तीसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है। जो फॉक्सकॉन है ये आपके ताइवान की कंपनी है और ये आपके ताइवान में इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की सबसे बड़ी विनिर्माता कंपनी है। तो इसमें पहला दूसरा तीसरा तीनों ही कथन सही है, तो इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में विदेशी वकीलों को भारत में प्रैक्टिस किए जाने के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन से कथन सही है। पहला कथन कह रहा है कि विदेशी वकीलों को गैर मुकदमेबाजी मामलों में प्रैक्टिस करने की अनुमति होगी जहां समाधान के लिए मामलों को अदालत में नहीं ले जाया जाता है। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। दूसरा कथन कह रहा है कि यह अनुमति विदेशी कानूनों, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों तथा विशेष रूप से सीमा पार लेन देन तथा अंतर्राष्ट्रीय विवादों की मध्यस्थता के संदर्भ में है। तो दूसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है। तीसरा कथन कह रहा है कि विदेशी वकील भारत में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य मध्यस्थता में भाग ले सकते हैं बशर्ते ऐसी मध्यस्थता विदेशी और अंतर्राष्ट्रीय कानून शामिल हो। तो तीसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है। तो इसमें तीनों ही कथन सही है, इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के लिए बारे में पर्यावरण थिंक टैंक आई फॉरेस्ट द्वारा जारी एक हालिया रिपोर्ट के संदर्भ में कौन कौन से कथन सही है। पहला कथन कह रहा है कि भारत की औद्योगिक इकाइयों में लगे वायलरों द्वारा प्रति वर्ष 182 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड उत्सर्जित की जाती है, जो देश में उत्सर्जित कुल ग्रीन हाउस गैसों का 7% है। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। जो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन या पर्यावरण की जो थिंक टैंक है आई फॉरेस्ट, इनके द्वारा ये पाया गया कि भारत में प्रतिवर्ष 100 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित की जाती है, जो कि देश की कुल ग्रीन हाउस गैस का 7% है। और ये आपके जो औद्योगिक इकाइयों में लगे वायलर है उससे ये इतनी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। इस वजह से पहला कथन ठीक है। दूसरा कथन कह रहा है कि भारत के सभी औद्योगिक इकाइयों द्वारा उत्सर्जित ग्रीन हाउस गैसों का लगभग एक चौथाई केवल वायलोरों द्वारा उत्सर्जित किया जाता है। तो दूसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है। तीसरा कथन कह रहा है कि औद्योगिक इकाइयों में लगे वायलोरों द्वारा उत्सर्जित पार्टिकुलेट मैटर तथा सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा भारत में ऑटोमोबाइल सेक्टर द्वारा उस उत्सर्जित मात्रा से अधिक है। तो तीसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है। तो इसमें पहला दूसरा तीसरा तीनों ही कथन ठीक है, इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन समाचारों की सुर्खी में रहे समुद्री घास के बारे में पूछा गया और आपको बताना है कि इसमें कौन कौन से कथन सही है। पहला कथन कह रहा है कि एक शोध के अनुसार समुद्री घास प्रतिवर्ष 1 से 2% की दर से कम हो रही है। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। बहुत सारे पेपरों में से ये सिद्ध हुआ है कि जो समुद्री घास है ये हर साल 1 या 2% की दर से कम हो रही है, इस वजह से पहला कथन ठीक है। दूसरा कथन कह रहा है कि समुद्री घास समुद्री जल के भीतर फूलदार जलीय पौधे हैं जो मुख्यतः खाड़ी और लेगून जैसे उथले तटीय जल में उगते हैं। तो दूसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है। जो समुद्री घास होती है आपके जल के भीतर एक फूलदार जलीय पौधे होते हैं जो कि आपके लेगून जैसे उथले तटीय जलों में ये उग जाते हैं। तीसरा कथन कह रहा है कि समुद्री घास द्वारा किए जाने वाले प्रकाश संश्लेषण से महासागरीय जैव विविधता के साथ साथ महासागरीय ऑक्सीजन के स्तर में वृद्धि होती है। तो तीसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है। जो समुद्री घास होती है आपके समुद्र के अंदर ना सिर्फ आपके प्रकाश संश्लेषण से महासागरीय में जैव विविधता को बढ़ाता है बल्कि आपके इसमें ऑक्सीजन के लेवल को भी ये बढ़ा देता है, इस वजह से तीसरा कथन भी ठीक है। चौथा कथन कह रहा है कि समुद्री घास में लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार के निषेचन देखने को मिलते हैं। तो चौथा कथन बिल्कुल ठीक है। समुद्री घास में आपके लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार के निषेचन देखने को मिलेंगे। तो इसमें भी आपका पहला कथन भी ठीक है, दूसरा कथन भी ठीक है, तीसरा कथन भी ठीक है, चौथा कथन भी ठीक है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिपरी की हालिया रिपोर्ट के संदर्भ में कौन से कौन कौन से कथन सही है। पहला कथन कह रहा है कि वैश्विक हथियार आयात में भारत की हिस्सेदारी 2020 से 24 की अवधि में घटकर 8.3% रह गई है।
तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक हथियार में आयात में भारत की जो हिस्सेदारी है 2025-24-25 में 20 से 24 में घटकर ये आपके 8.3% रह गई है। तो इस वजह से पहला कथन बिल्कुल ठीक है। दूसरा कथन कह रहा है कि यूक्रेन के बाद भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा आयातक देश है। तो दूसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है। सिपरी के अनुसार, सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा जो हथियारों का जो आयात किया जाता है ये आपके यूक्रेन के द्वारा किया जाता है, और दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा जो आयात किया जाता है ये भारत के द्वारा किया जाता है। इस वजह से दूसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है। तीसरा कथन कह रहा है कि फ्रांस भारत का सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता है। तो दूसरा कथन गलत है। फ्रांस नहीं बल्कि रूस भारत को सबसे ज़्यादा हथियार आपूर्ति करता वाला देश है, या भारत सबसे ज़्यादा जो हथियारों की जो आयात करता है ये आपके रशिया से करता है। और दूसरे नंबर सबसे ज़्यादा जो हथियार हम लेते हैं ये आपके फ्रांस से लेते हैं। तो पहले नंबर पर रूस, दूसरे नंबर फ्रांस है। इस वजह से तीसरा कथन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। पहला दूसरा कथन तो ठीक है, तीसरा कथन गलत है। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा में रही भारतीय मिसाइलों के संदर्भ में पूछा गया, और आपको बताना है इन 3 कथनों में कौन कौन से कथन सही है। पहला कथन कह रहा है कि हवा से हवा लक्ष्य भेदने वाली मिसाइल आस्ट्रा। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। जो आस्ट्रा मिसाइल है ये आपके हवा से हवा में लक्ष्य को भेदने वाली मिसाइल है। इस वजह से पहला कथन बिल्कुल ठीक है। दूसरा कथन कह रहा है कि जमीन से हवा में लक्ष्य भेदने वाली मिसाइल ब्राह्मोस। तो दूसरा कथन गलत है। जो ब्राह्मोस मिसाइल है ये आपके सुपर सोनिक क्रूज मिसाइल है, और ये आपके सतह से सतह में मार करती है, ना कि आपकी जमीन से हवा में। तो इस वजह से दूसरा कथन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। और जो ये ब्राह्मोस मिसाइल है, या भारत और रूस की संयुक्त रूप से इस मिसाइल को डिजाइन किया गया था, या इसको बनाया गया था। दूसरा कथन इस वजह से क्या है, गलत है। तीसरा कथन कह रहा है कि जमीन से जमीन पर लक्ष्य भेदने वाली मिसाइल आकाश। तो तीसरा कथन भी गलत है। जो आकाश मिसाइल है ये आपके जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, ना कि आपकी जमीन से जमीन पर लक्ष्य भेदने वाली। तो इसमें पहला कथन ठीक है, दूसरा तीसरा कथन गलत है। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और अगर ये वीडियो आपके पसंद आती है तो आप उसको अपने यार दोस्तों के साथ उसको जरूर शेयर करना। धन्यवाद।